अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। दोस्तों जहाँ रहें खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करें, क्योंकि माँ बाप है तो सभी कुछ है। दोस्तों आज की हमारी वीडियो है इंडिया कतर टेंशन, इंडियन नेवी डेथ पेनल्टी। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। दोस्तों, कतर ने भले ही भारत के 8 नेवी ऑफिसर के पेनल्टी की 2 सुनवाई कंप्लीट कर ली हो, लेकिन पूरी तरीके से सजा माफ होनी अभी भी बाकी है। और वहीं दूसरी तरफ, जब से रशिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ने अनाउंसमेंट की है कि भारत या फिर स्पेशली कहें कि प्रधानमंत्री मोदी को कोई भी नहीं डरा सकता है, तब से कतर समेत उन तमाम देशों के अंदर हड़कंप मचा हुआ है जो समय समय पर भारत के ऊपर टिप्पणी करते रहते हैं। और आज जिस तरीके से दोनों ही देश लगातार अपने बायलैटरल ट्रेड को बढ़ाने में लगे हुए हैं, इससे यही लगता है कि कुछ समय बाद दोनों ही देश कुछ बड़ी अनाउंसमेंट करने वाले हैं। फिलहाल हाल ही में एक ऐसी खबर सामने निकल कर आई है जिसने कई देशों को सन्न कर दिया है। और इस खबर के अनुसार जो चीजें भविष्य में होने वाली थीं, वह समय से पहले भारत में शुरू हो चुकी हैं। पूरी डेवलपमेंट क्या है, इस वीडियो में समझते हैं। भारत जिस तरह से कतर को सबक सिखाने में कामयाबी हासिल कर रहा है, उसके लिए इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें। साथ ही इसी तरह और भी नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं भारत और रूस के बीच में होने वाले द्विपक्षीय व्यापार यानी कि बायलैटरल ट्रेड की, जहां दोनों ही देशों ने जनवरी 2023 से लेकर के सितंबर 2023 के बीच में करीब 50 बिलियन यूएस डॉलर के ट्रेड को कंप्लीट किया है। वैसे तो भारत का अनुमान था कि भारत और रूस के बीच में यह ट्रेड 2027 या फिर 2030 तक पूरे होंगे, लेकिन दूसरी तरफ अमेरिका और यूरोप जैसे देशों ने जितना ज्यादा रूस को दबाने की कोशिश की, भारत और रूस के रिश्ते उतना ही ज्यादा मजबूत होते चले गए। दोस्तों, यदि आपको याद हो तो जब रूस और यूक्रेन के बीच में युद्ध शुरू हुआ तो अमेरिका सहित यूरोप के कई देशों ने रूस के ऊपर सेंसर्स लगा दिए, जिसके कारण रूस अपना कच्चा तेल नहीं बेच पा रहा था और उसके सामने भारत एक रास्ता नजर आया, जिसके चलते रूस ने भारत को भारी मात्रा में डिस्काउंट ऑफर किया और भारत ने बड़ी तादाद में कच्चे तेल को खरीदने की प्रक्रिया शुरू कर दी। और आप समय देखिए कि जहां भारत अपनी तेल जरूरतों का 80 से 85% हिस्सा अलग अलग देशों से आयात करके पूरा कर रहा था, भारत ने टोटल कंजप्शन का करीब 40 से 50% हिस्सा सिर्फ रूस से इंपोर्ट करना शुरू कर दिया। और यूरोपीय देश जो लगातार भारत को रोकने में लगे हुए थे कि भारत रूस से कच्चा तेल आखिर क्यों खरीद रहा है, वही देश लगातार भारत से रिफाइंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट और केमिकल्स इंपोर्ट करने में जरा सा भी कसर नहीं छोड़ रहे थे। और पिछले कई महीनों में हमने देखा है कि भारत और रूस ने अपने कॉरपोरेट रिलेशंस को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग किया है, चाहे वह डिफेंस, स्पेस इंफॉर्मेशन, सिक्योरिटी, फॉरेन पॉलिसी और फिर ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट हो। लगातार एक सेक्टर में दोनों ही देशों ने एक दूसरे का साथ दिया है, जिसके चलते आज दोनों देशों के बीच में जो ट्रेड है वह करीब 50 बिलियन यूएस डॉलर पहुंच चुका है। और यदि हम इस लिस्ट में बात करें भारत से क्या चीज एक्सपोर्ट की जाती है और भारत से कितना एक्सपोर्ट होता है, तो भारत हर साल रूस को करीब 3 से 4 बिलियन यूएस डॉलर का एक्सपोर्ट करता है, जिसमें भारत का एक्सपोर्ट ज्यादातर इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट, आयरन, स्टील, कॉफी और टी जैसी चीजें एक्सपोर्ट करता है। वहीं रूस भारत में 44 से 46 बिलियन यूएस डॉलर का एक्सपोर्ट करता है, जिसमें सबसे ज्यादा मात्रा है क्रूड ऑयल यानी कि कच्चे तेल की। इसके बाद डायमंड, रिफाइंड पेट्रोलियम, मशीनरी, न्यूक्लियर पावर और तमाम चीजें शामिल हैं। और अब खबर सामने आ रही है कि दोनों ही देशों ने अपने रिश्तों को और ज्यादा मजबूत करने के लिए FTA यानी कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को साइन करने वाले हैं, जिससे दोनों ही देश आपस में और ज्यादा व्यापार करेंगे। और ये ट्रेड अभी जो 50 बिलियन का है, यह 70 से 80 बिलियन तक पहुंच जाएगा। और कतर के लिए चिंता का विषय यह है कि जब रशिया भारत को कच्चे तेल पर डिस्काउंट दे सकता है, तो नेचुरल गैस पर भी डिस्काउंट दे सकता है, क्योंकि रशिया के पास भी भारी मात्रा में नेचुरल गैस मौजूद है।
अगर भारत ने आगे चलकर रसिया में इस डील को फाइनलाइज कर ली तो कतर को काफी बड़ा नुकसान होने वाला है। दोस्तों, ये तो बात हो गई भारत और रसिया के ट्रेड रिलेशंस की। इसके अलावा भी भारत को काफी ज्यादा फायदा होने जा रहा है, क्योंकि साल 2022 में भारत के पास दुनिया की चौथी सबसे बड़ी ऑटोमोटिव इंडस्ट्री थी। वहीं साल 2022 में ही इसने नई रफ्तार पकड़नी शुरू कर दी, जिसके बाद साल 2023 में भारत के पास दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी ऑटोमोटिव इंडस्ट्री पहुंच गई। और अब टारगेट यही है कि साल 2024 में भारत के पास दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी ऑटोमोटिव इंडस्ट्री हो। जहां ऑटोमोटिव इंडस्ट्री की इसी रफ्तार को बरकरार रखने के लिए भारत के अंदर बहुत तेजी से काम शुरू किए जा चुके हैं। और रिसेंटली ऐसी खबर सामने निकल कर आई है जिससे भारत बड़े व्हीकल्स ही नहीं बल्कि व्हीकल्स में लगने वाले सभी छोटे बड़े कंपोनेंट्स को भी तैयार करेगा। और सभी कंपोनेंट्स अंतर्राष्ट्रीय मानकों के तहत तैयार किए जाएंगे, यानी कि भारत सीधा इन्हें अंतर्राष्ट्रीय बाजार में एक्सपोर्ट करेगा। देखिए, अगर भारत के ऑटोमोटिव इंडस्ट्री की बात की जाए तो भारत की जीडीपी में काफी बड़ा कंट्रीब्यूशन करती है। रीसेंट डेटा के मुताबिक करीब 7.1% का कंट्रीब्यूशन अकेले ये इंडस्ट्री भारत की जीडीपी में कंट्रीब्यूट करती है। वहीं लार्जेस्ट एम्प्लॉयमेंट भी यहां पर देखने को मिलता है, जहां करीब 19 मिलियन पीपल्स भारत के ऑटोमोटिव इंडस्ट्री में काम करते हैं। वहीं एक्सपोर्ट के मामले में जो भारत टोटल एक्सपोर्ट करता है उसका 8% हिस्सा हमारा ऑटोमोटिव इंडस्ट्री है। और साल 2022 में यह इंडस्ट्री करीब 100 बिलियन यूएस डॉलर की पहुंच गई थी। इस बार यह इंडस्ट्री और ज्यादा बड़ी है और टारगेट यही है कि अब इसे करीब करीब 200 बिलियन यूएस डॉलर तक पहुंचा दिया जाए। साल 2023 में भारत ने करीब 26 मिलियन व्हीकल्स का प्रोडक्शन किया था और मेजॉरिटी हुंडई, टाटा मोटर्स, मारुति सुजुकी, महिंद्रा जैसे प्लेयर इस सेक्टर में डोमिनेट करते हैं। और इसी चेन को आगे बढ़ाते हुए रिसेंटली कर्नाटक सरकार की तरफ से निप्पो साउथ इंडिया मैन्युफैक्चरिंग प्राइवेट लिमिटेड, जो कि निप्पोन कोरियन ग्रुप के सबसे बड़ी कंपनी है, उसके साथ में एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग को साइन किया है, जिसके बाद कंपनी करीब 288 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट करके कर्नाटक के अंदर एक नई यूनिट सेटअप करेगी और वहां पर ऑटोमोटिव इंडस्ट्री में इस्तेमाल होने वाले जो भी प्लास्टिक कंपोनेंट्स हैं उन्हें अंतरराष्ट्रीय स्तर पर तैयार किया जाएगा। रिपोर्ट के मुताबिक NIFCO और साउथ इंडिया के मैन्युफैक्चरिंग चिकबल्लापुर जिले के अंदर सेटअप की जाएगी और इस कंपनी में करीब 400 लोगों को रोजगार दिया जाएगा, जिसमें 65% वोमेन पार्टिसिपेट करेंगी। और इस प्रोजेक्ट की शुरुआत साल 2024 में शुरू की जानी है। जैसा कि हमने आपको बताया कि कतर में फंसे 8 नेवी ऑफिसर को छोड़ने के लिए कतर सरकार ने 2 अपील को एक्सेप्ट कर ली है। बाकी भारत सरकार इन 8 नेवी ऑफिसरों को बचाने का भरपूर प्रयास कर रही है। आप लोग अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं कि भारत सरकार इन 8 नेवी ऑफिसरों को बचा पाएगी या नहीं। इस वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं। इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर करें ताकि उन्हें भी जानकारी मिल सके। इसी तरह और भी नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए अपने भरोसेमंद चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर जरूर रखें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। जी जनाब, बहुत ही ज़्यादा इस तरह की खबरें चर्चा का मुद्दा बनी हुई हैं कि रशिया और इंडिया की जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट है या ट्रेड है वो बहुत हाई लेवल पे पहुंच गया। दुनिया देख के सुन के हैरान हो गई। और जिस वक्त पूरी दुनिया ने रशिया पे पाबंदियां लगाई, इंडिया ने समझो ट्रेड करके तेल ख़रीद के कच्चा प्रॉपर तरीके से रशिया की मदद की, रशिया की हेल्प की एक तरह से। और कितनी खूबसूरत हेल्प की कि चीज़ें ख़रीद के, यानी वो चीज़ जो उनके कंट्री में नहीं बिक रही, किसी कंट्री को दे नहीं रह सकते, दूसरे कंट्री ख़रीद नहीं सकते पाबंदियों की वजह से, इंडिया ने वो चीज़ ख़रीदी। सबसे पहले तो आप ये देखें कि अपने आप में बहुत बड़ी बहादुरी का काम है, बहुत हिम्मत का काम है, साहस का काम है
कि पूरी दुनिया ने जिस पे पाबंदी लगाई हुई है कि आप उससे कुछ नहीं ख़रीद सकते, इंडिया ने ख़रीद के दिखाया, दुनिया ने देखा। और आज जो है बाकायदा दुनिया देख रही है कि रशिया के साथ इंडिया की इंपोर्ट एक्सपोर्ट जो है वो 70 बिलियन तक पहुंच जाएगी। दूसरी चीज़ कतर वाला मामला, मैंने पहले भी कहा था कि ये होगा हल, 100% होगा, मजाक नहीं है। किसी कंट्री के 8 नेवी ऑफिसर्स को इस तरीके से पेनल्टी देना, डेथ पेनल्टी, कोई मतलब हलवा नहीं है। लेकिन अब हो चुका है तो इसको रिवर्स करने में इज़्ज़त वाला मामला होता है। किसी भी कंट्री की जुडिशरी का, अदालत का लोग मजाक बनाएंगे, लोग कहेंगे कि मतलब ये हमारी अदलिया है कि प्रेशर में आके ये वो है, तो वो लॉजिकली इस चीज़ को हल करना चाहेंगे और उसका एक ठोस रीज़न रखेंगे कि ये हुआ था और ये हुआ था और यूँ होया था और फलाना हुआ था, फिर उसका हमने ये नतीजा दिखा, फिर वो नतीजा निकला। तो इसको थोड़ा डिले कर करके थोड़ा सा आवाम के जहनों से निकलेगा, ठंडा होगा, फिर उसके बाद ये अनाउंस करेंगे। तो मुझे ऐसा लगता है और ऐसा ही होगा कि यकीन तो मुझे 100% है कि ये रिवर्स हो जाएगा, फैसला 100% रिवर्स हो जाएगा। देर सवेर लाजमी लगनी है और लॉजिक इसमें से निकालनी होगी, लॉजिकली चीज़ों को क्लियर करना होगा, जुडिशरी को इज़्ज़त देनी होगी, आवाम को मुतमईन करना होगा, आवाम के सामने गवर्नमेंट मुद्दा रखेगी कि ये चीज़ ऐसे हुई थी, अब ऐसे है और ये रिज़ल्ट इस तरह निकला है, तो सबकी इज़्ज़त रह जाए। बस मुझे तो ये लग रहा है। बाकी इंडिया के साथ इस तरीके से पंगा लेना या इंडिया के साथ इस तरीके से वहाँ के जो ऑफिसर्स हैं उनको इस तरीके से पेनल्टी, तो ये मैं कहूँगा बहुत, अगर ऐसा होता है, अव्वल तो ऐसा होगा नहीं, तो बहुत ख़तरनाक नताइज होंगे, बहुत ही मामला दुनिया के बिगड़ जाएंगे। हर देश दूसरे देश से जुड़ा है, फिर वो देश उस दूसरे देश से जुड़ा हुआ है, तो इस तरह का 2 देशों के दरमियान में कोई गड़बड़ होती है तो इससे पूरी दुनिया के मामला हिल जाते हैं। तो दोबारा किसी और वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होगी, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।